देखिए, अब हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ वही है जो कि हमारा इंटरमीडिएट का लॉ है, बिल्कुल डिटो वही है, पूरा एक एक पॉइंट वही है। ठीक है, अब वो बीएससी में है तो बीएससी में है, क्या दिक्कत है। कूलॉम साहब ने क्या कहा था, हाँ इसीलिए बीएससी में है, क्योंकि इंटर में क्या कहा था बीएससी में वो स्टूडेंट भूल गया। अब कूलॉम साहब भी अकेले बैठे, अच्छा बेटा हम यहीं तक है, आगे तुमको बताते हैं। कूलॉम साहब ने कहा कि भाई दो चार्जेज अगर हम ले लें, कैसे ले लें, एक तो पॉइंट चार्जेज हों, ठीक है, और वो स्टेशनरी हूँ, मतलब ये Q1 है और ये Q2 है, तो कह रहे हैं ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। दैट फोर्स मे बी अट्रैक्शन मे बी रिपल्सन, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। तो नेचर ऑफ द चार्ज पे डिपेंड करता है। भाई जैसे बस में हम बैठे हैं, कोई बगल में आकर के आदमी बैठ जाए, दिखाई नहीं पड़ रहा, जगह नहीं है, वो कहाँ घुसे जा रहे हो, और कोई लेडी बैठ जाए आइए आइए थोड़ा और आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जगह बहुत है, हम खड़े हो जाए तो बैठ डाल लेंगे आराम से। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेचर ऑफ द नेचर है, ये नेचर का नेचर है, नेचर में ऐसा होता है। तो चार्जेस में होता है तो इंसान में तो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि अगर दो चार्जेस कैसे होने चाहिए, एक तो स्टेशनरी होने चाहिए, मूवमेंट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अच्छा आप कहेंगे मूवमेंट हो जाती क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी होगा, लेकिन फ़िलहाल वो कॉन्सेप्ट दूसरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। पॉइंट चार्जेस का मतलब जैसे इस पेन पे चार्ज है तो चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, उन्होंने कहा नहीं, इस चार्ज को इकट्ठा करो एक जगह रख दो। हमारी बॉडी का चार्ज पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको इकट्ठा करो एक जगह रख दो, तो एक पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर दो पॉइंट चार्जेस रखे हों तो उनके बीच फोर्स लगता है, और दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो लिखिए ज़रा स्टेटमेंट हम लिखवाते हैं। According to Coulomb's law, the force between two stationary point charges, is directly proportional to the product of the magnitude of charges, and inversely proportional to the distance between them, to the जल्दी लिख नहीं पा रहे हो, अपने आप लिख लो। अगर हम जैसे directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अगर मान लिया आप भूल गए हमने क्या बोला, तो अपने आप ड्राफ्ट कर सकते हो ना क्या बोला जा रहा है। अब हमने मान लिया कि लेट चार्जेस Q1 and Q2 are placed at distance r, then the force, हमने फोर्स लिखा है, आई हैव नॉट रिटन इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, क्योंकि हमने नेचर ऑफ द चार्ज यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि नेचर ऑफ द चार्ज में ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों, और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो देन द फोर्स क्या उन्होंने कहा, अप्रोपोर्शनेट क्या है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हम F इज इक्वल टू लिखते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका कूलॉम्स लॉ है। अच्छा यहाँ पर K की वैल्यू क्या होती है, हियर K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है ना, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का पहले मतलब समझ लीजिएगा, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, है ना। फोर्स लगाने का कंसेप्ट क्या है,
क्या लगाते हैं, एक दूसरे को फ्लाइंग किस देते हैं, आए मेरे प्यारे हैं, जो जूता दिखाते हैं वाले मारेंगे बहुत तेज़ से। क्या नियम है भाई, हम आप पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कैसे लगाएंगे, डंडा से, या तो ये तो डंडा होगा धक्का मारा, हट खिसक उधर भाई, कुछ तो नहीं, कैसे चार से दिए लगाते भाई। भाई इसको भाई आप किसी को खिसकाना चाहते हैं आप, ये पेपर वेट रखा है तो कैसे खिसकाओगे, छुओगे ना इसको जाकर के, ये टच तो कर नहीं रहे। हो ये रहा है कि ये चार्ज एक अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है, उस फील्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया। अब जरा समझिएगा, ये परमिटिविटी की हम बात कर रहे हैं। अब मान लिया इसने इलेक्ट्रिक लाइंस 50 बनाई, ठीक, तो 50 लाइंस जो हैं वो भाई, जैसे आपने देखा होगा पिक्चरों में हीरो ज़्यादा हीरोपंथी करता है, किसी गांव जाकर के वहाँ पर जो डकैत होते हैं उनको पकड़ने के लिए बोले हम अकेले पकड़ लाएंगे, पहुँच जाता है डकैतों के वो, या डकैतों को मालूम होता है कि हीरो बहुत बदतमीजी कर रहा है, तो डकैत आते हैं और 50 घोड़ों में आते हैं और रस्सियाँ ऐसे फेंक करके हीरो को घसीटते हैं। तो 50 रस्सियाँ क्या हैं, वो डकैत फील्ड है। तो यहाँ पर ये 50 लाइनें हैं। अब ये 50 लाइनें यहाँ पर जाकर के इस Q2 को इफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो मीडियम ने क्या किया, इस 50 में से 45 लाइनों को एब्जॉर्ब कर लिया, और वहाँ पहुँची कितनी, 5 पहुँची ना। तो जो एब्जॉर्ब कर लिया मीडियम की, वो मीडियम की परमिटिविटी है। मीडियम में जितना एब्जॉर्ब कर लिया, ये मीडियम का नेचर होता है, क्यों होता है मतलब वो नेचर में है, ठीक है। तो ये परमिटिविटी होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट क्या होगी इसकी। अब यूनिट कैसे निकालेंगे आप, तो यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे यूनिट निकाली, देखिए ज़रा, देखिए समझिएगा। सो एफ इज इक्वल, अभी निकाल रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखो यूनिट निकालने का तरीका समझिएगा। आपको एप्सिलॉन नॉट की चाहिए ना यूनिट, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ और एफ को इधर ले जाओ। तो ये तो 1/4 पाई तो कांस्टेंट को मतलब नहीं है, तो Q1 Q2 ऊपर आ गया तो उसका यूनिट हो गया कूलम स्क्वायर, और नीचे एफ आया है नीचे न्यूटन, और आर स्क्वायर मीटर आ गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आपका कूलम्स लॉ है, नोट करिए। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, दिस इज आल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इसका नियम नहीं है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, नो न लिखिए, इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। नोन कह देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि अब आप अगर कहीं इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से तो कोई लॉ होता नहीं। एक्चुअली में जहाँ भी फोर्स जो होता है वो प्रपोर्शनेट 1/r स्क्वायर होता है, तो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, या इनवर्स स्क्वायर लॉ हो जाता है। और ये ग्रेविटेशन लॉ भी फॉलो करता है, तो वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि भाई इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो देखिए वेक्टर फॉर्म का तरीका क्या होता है, लिखिए इन वेक्टर फॉर्म, इसकी सब हेडिंग होगी इन वेक्टर फॉर्म, वो अलग से करने बजाय इसी में कर लेंगे। आपके यहाँ आएगा तो वेक्टर फॉर्म आवे चाहे ना आवे, आपको करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म। ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। अगर कूलम्स लॉ आएगा तो कारण है ना कि अगर आपसे कूलम्स लॉ पूछेंगे, कोई शॉर्ट नोट पूछेंगे, तब भी वो 1-1.5 पेज का लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा कहानी लिखनी पड़ेगी। देखो इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, सावधान। हम चलते हैं क्लास 11th में, पहुंच गए, बैग लगाया, पहुंच गए। वहाँ पर आपने वेक्टर पढ़ा है, वहाँ पर एक यूनिट वेक्टर पढ़ा है आपने, ले फिजिक्स नहीं पढ़ी आपने, फिजिक्स का जो प्रोजेक्टाइल चैप्टर था उसमें वेक्टर चैप्टर था, वहीं पर वेक्टर पढ़ाया गया है, ठीक है। हाँ वो सब कुछ पढ़ाया जाता है ना, मैथमेटिक्स में भी, इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में था। हाँ वो सब जब स्टूडेंट नए क्लास में जाता है तो कहीं पीछे वाले मास्टर को गधा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ाए, आप सर बहुत अच्छे हो, आप ही पढ़ाओ। तो ज़रा समझिएगा, हम वेक्टर फॉर्म को बताने के लिए कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक बजाना चाहते हैं। हमने क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ाया गया हमको यूनिट वेक्टर, क्लास 12th वेक्टर में पढ़ाया गया है आपको। क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और मान लिया हम यूनिट वेक्टर को ए कैप लिखें तो ए कैप उसको लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है
कि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो जो मिलता है वो यूनिट वेक्टर मिलता है, ठीक है। यानी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। इस तरह इसको समझने की कोशिश करो, किसी मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। किसी मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। आपको याद होगा, बोले नहीं याद है, बोले क्या, बोले जो भी आपको नहीं याद हो क्या बेकार में टाइम वेस्ट करें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई के अलोंग जे कैप होता है और जेड के अलोंग के कैप होता है। ये आप जानते हैं, स्टैंडर्ड इनका ये नोटेशन है। अगर कोई भी बॉडी पे एक 5 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो 5 न्यूटन इज व्हाट, 5 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक। और हम चाहते हैं इस मैग्नीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो हमने क्या कहा, किसी मैग्नीट्यूड को जिस डायरेक्शन में वो काम कर रहा है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वेक्टर बन जाएगा। यानी 5 का मल्टीप्लाई अगर हम आई कैप से कर दें तो फोर्स वेक्टर मिल जाएगा। नहीं समझे? जैसे कोई बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है तो दिस इज द स्पीड एंड वी वांट टू कन्वर्ट दिस स्पीड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। यानी कि अगर हमको वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को करना है तो जो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब ज़रा समझिएगा, अब यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इसको लिखेंगे। हम बिना उसके लिखे भी सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन में इस चीज़ को समझाने का कोई औचित्य, बोले नहीं है का है नहीं, ग्रेजुएशन में तो समझाने की औचित्य है, हम लोग सब खा पी के आए हैं ना। देखो ध्यान से, हमने कहा कि सपोज करिएगा अब हम चार्ज प्लस Q1 प्लस Q2 ले ले रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि बिना नेचर के हम फोर्स दिखाएंगे कैसे, और इनके बीच की दूरी जो है फिलहाल R है। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो देखो पहले हम Q1 पे फोर्स लेकर आए, Q1 पे किसकी वजह से, Q2 की वजह से। कैसा लगेगा, रिपल्सन या अट्रैक्शन, रिपल्सन। इसका नाम दे दिया हमने F12, वेक्टर नहीं चढ़ाया जानबूझ करके हमने। हाँ पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, सेम नेचर। हम हूँ पैसा वाले, तू हूँ पैसा वाले, तो हम कहेंगे अरे हम नक्शेबाज। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, हमने इसको F12 लिखा, वेक्टर नहीं चढ़ाया, ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपकी बुक में K लिखा हुआ है, इन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने लगा दिया है Q1 Q2 अपान। देखो ध्यान से, अब हमको दूरी कौन से लेनी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी चाहिए ना। इस दूरी का नाम मैं क्या लिखूं, या यहाँ से ये दूरी चाहिए, सॉरी यहाँ से दूरी चाहिए ना, यहाँ से दूरी। तो अब दूरी तो आ रही है ना भाई, यहाँ से लेकर के ये दूरी भी आ रही है, यहाँ से लेकर के ये दूरी भी आ रही है। हाँ, लेकिन हमने इसको लिख दिया R12 का स्क्वायर। केवल हमको ये लिखने का कारण ये है कि R12 इसलिए लिखा कि 1 से 2 के बीच की दूरी है। क्या ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर है नहीं है, हमको वेक्टर में चेंज करना है। ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर में कैसे चेंज किया जाए। तो हमने कहा वेक्टर में चेंज करने के लिए हमको इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जरा सावधान, इसकी डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है ना, फोर्स की डायरेक्शन किधर है, Q2 से 1 की तरफ है ना। तो हमने इसके यूनिट वेक्टर को मान लिया R21 कैप, R21 कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया, ये फोर्स वेक्टर बन गया। समझ में आई बात, मैग्नीट्यूड को हमने मान लिया कि भाई कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तो है नहीं, क्या आई जे के मान लें, तो जनरल है। तो हमने कहा ये यूनिट वेक्टर R21 कैप है। अब देखो ध्यान से, R21 कैप को लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपान मॉड ऑफ R21।
अच्छा R21 लिखो मॉड चाहे R12 लिखो मॉड, मॉड वैल्यू तो सेम है ना, R ही है ना। तो ऐसा करो, इधर देखिए ज़रा, अब मैं इसको R² लिखे दे रहा हूँ, इसको भी R² लिखे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? ये भी तो R ही है भाई, 2 से 1 के बीच की जो दूरी का मॉड है वो R ही तो है। तो यानी ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब इंटू R21 वेक्टर R क्यूब। तो ये F12 वेक्टर हो गया, समझ में आई बात नहीं आई? अच्छा, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। अब देखो, क्या Q2 पे फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है? Q2 पे फोर्स कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। तो 1 लगा रहा है तो ये फोर्स इधर होगा, ऐसे कहीं होगा। इसका नाम क्या दे दें? 2-1 दे दें। तो इसको लिखने का तरीका ये 2-1 भी हो सकता है भाई। कुछ टीचर ने ऐसे बताया, Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया तो उसने 2-1 लिख दिया, हमने 1-2 लिख दिया, तो लिखने की बात है ना। अब फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो इसका नाम क्या दिया हमने? F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² इंटू, सुनिए ध्यान से, अब आपको वेक्टर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझिए ध्यान से, फोर्स की डायरेक्शन क्या है? हमने कहा जिस डायरेक्शन में वो क्वांटिटी है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसकी डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ, तो हमने क्या यहाँ मान लिया? R12 कैप मान लिया। तो R12 कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया वेक्टर क्वांटिटी। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², और ये लिखा जाएगा R12 वेक्टर अपान मॉड ऑफ R12 वेक्टर। अच्छा, R12 वेक्टर कहो चाहे R21 वेक्टर कहो, दूरी तो मॉड उसका क्या होगा? R ही तो होगा। तो ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, ज़रा समझिएगा। अगर आप दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो इस वाली क्वांटिटी को देखिएगा, इसको और इसको छुपा दीजिए, छुपा दिया तो क्या बची हुई क्वांटिटी सेम है कि नहीं सेम है? अच्छा, R21 वेक्टर और R12 वेक्टर में क्या रिलेशन है? तो हमने क्लास 11th या 12th में जब वेक्टर पढ़ाया गया वहाँ एक चीज़ बताई गई है कि अगर AB वेक्टर है और BA वेक्टर है तो AB वेक्टर और BA वेक्टर बराबर होते हैं लेकिन नेगेटिव होते हैं। भाई R12 को मतलब 1 से 2 की, और R2 मतलब 2 से 1। तो आप जानते हैं एज R12 इज इक्वल टू माइनस R21। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यू सेम होंगी लेकिन दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगी। सो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हमको वैल्यू क्या मिलेगी? वी हैव F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, इट फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ है जो कि टोटली आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं इसको। ठीक, करिए इसको।